ने आलमी सतह पर भी और पाकिस्तान की सतह पर भी दोबारा इसका एक ज़ोर उठा है। वैक्सीनेशन की जो पहली फेज़ है वो अंडरवे है, वो चल रही है और हुकूमत की पूरी कोशिश है कि वो जो उन्होंने जो तरतीब बनाई थी कि किन को पहले तरजीह दी जाएगी, किन लोगों को, और उसी तरजीहात के मुताबिक जो हमारे फ्रंट लाइन मेडिकल स्टाफ है उनको और जो 65 साल और उससे ऊपर के जो हमारे सीनियर शहरी हैं उनको लग रही है। इसमें हमने ये भी देखा है कि पंजाब में बिलखुसूस जिस शानदार तरीके से, जिस मुनज़्ज़म तरीके से, जिस बेहतरीन तरीके से ये कैंपेन चल रही है वैक्सीनेशन की, कि हमें ऑलरेडी पूरे मुल्क से और बिलखुसूस पंजाब से जो हमें शुक्रिया के मैसेजेस आ रहे हैं। आपने मीडिया पे भी देखा होगा कि बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से एक पूरे मेरिट की बुनियाद पे या वो तरकीब जो हुकूमत ने बनाई थी उस पे मैं हुकूमत पंजाब को बिलखुसूस मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूँ और ये भी चाहूँगा कि बाकी जितने भी सूबे हैं वो भी सूबा पंजाब की तकलीद करते हुए इस वैक्सीनेशन के जो प्रोसेस है, जो मरहला है, उसको उसी मुनज़्ज़म और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाए, क्योंकि इससे हमारी जो एक इफ़ेक्टिवनेस नज़र आई है और जिस तरह की ये वबा है उसमें इस तरह का मुनज़्ज़म होना, एक बड़े ही पेशेवराना तरीके से इसको अमली तौर पे उन लोगों को वैक्सीनेशन करना कि जिसमें लोगों को ना तकलीफ़ हो, ना उनकी फ्रस्ट्रेशन हो, और इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि अब हमारी इकोनॉमी एक ऐसे फेज़ में दाखिल हो गई है जिसे कि हम यही कहेंगे कि एक स्टेबिलिटी आ चुकी है, कारोबार चलने शुरू हो गए हैं। जिस तरह के आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बड़ी मुस्बत रफ्तार से जा रहे हैं ऊपर की तरफ, और इंशाअल्लाह हम यही उम्मीद करते हैं कि जो इकोनॉमी है हमारी और इसी तरह जो हमारी सेहत है वो दोनों एक बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से इस वबा को और कारोबार को किस तरह से हमने रिकंसाइल करना है। मेरी आखिरी बात इस सिलसिले में यही होगी कि अवाम को चाहिए, मैं ये मालूम है कि ये एक बड़ा कठिन सा एक वो होता है तरीका कि आप हर वक्त मास्क लगाएं, लेकिन जान से प्यारी कोई चीज़ नहीं है और इसमें जो भी SOPs दिए गए हैं हुकूमत की तरफ से, मेडिकल जो प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनकी तरफ से, तो उसमें ये डिसिप्लिन हमें अपनाना होगा, क्योंकि ये जो है जो इसकी जो करंट अपसर्ज है, जो ये ऊपर की तरफ ये जो इसकी दोबारा शिद्दत या लहर आई है, उसको जो है तो हम मैनेज भी कर सकें, उसको हम कंट्रोल भी कर सकें। ऐसी सूरत हाल में जबकि इकॉनमी भी ठीक चल रही है तो हम ये देखते हैं कि एक सियासी जो लावारिस हैं उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया है, क्योंकि जितनी भी उनकी तरकीब, जो भी उनकी अपोजिशन की जो भी एक मुख्तलिफ उन्होंने जो धमकियां दी कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्तीफ़े देंगे, जलसे करेंगे, पहला फेज़ तो उनका बुरी तरह से नाकाम हुआ। फिर उनको प्राइम मिनिस्टर साहब के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से भी काफ़ी उनको मायूसी हुई, जो कि उसके बाद जो सेनेट के इलेक्शंस थे उस पर भी उनको हज़ीमत उठानी पड़ी, और उन्होंने साबित किया है कि वो जब फैसले उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हों तो वो ठीक होते हैं, जब उनके ख़िलाफ़ हों तो उस पर फिर वो एक गैर ज़रूरी एक माहौल क्रिएट करते हैं जिससे कि मुल्क में बेचैनी हो, और ये जो एक जो इकॉनमी का जो हमारा जो मईशत का जो हमारा जो पहिया है वो चूँकि अब
चल पड़ा है तो वो हुकूमत जो अपोजिशन है वो उसमें अपने लिए अपनी सियासी मौत देख रही है। तो इस सिलसिले में मेरा ख्याल है बाकी बातें मिनिस्टर साहब करेंगे, फवाद चौधरी साहब। तो ओवर टू यू जी। थैंक यू मिनिस्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आना चाहूँगा ये जो जावेद लतीफ़ ने जो बयान दिया, जिसके ऊपर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हमारा सेंट्रल पंजाब का चैप्टर है उसने आज उस पर एहतजाज का ऐलान किया है। बाकी जो पार्टीज़ हैं उन्होंने भी एहतजाज का ऐलान किया है। जो उन्होंने अपने टीवी इंटरव्यू में कहा कि अगर हमें कुछ हुआ तो फिर पाकिस्तान ना खपे, पाकिस्तान खपे का नारा हम नहीं लगाएंगे। पहली बात तो ये है कि ठीक है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अख्तलाफात हुए हैं सेनेट के इंतखाबात में, लेकिन इसको पीपल्स पार्टी के ये जो नारा था पाकिस्तान खपे, जो बीबी शहीद की शहादत के बाद जरदारी साहब ने लगाया था, ये नारा तो मैं समझता हूँ एक कौमी नारा है। और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये तो हर पाकिस्तानी के दिल का नारा है। और ये कहना कि हम ये नारा नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर हर पाकिस्तानी का दिल जो है वो दुखा है। लेकिन ये कोई हैरत की बात नहीं। उसकी वजह यह है कि ये नवाज शरीफ और अल्ताफ़ हुसैन दोनों 85 की सियासत का तोहफ़ा है। और इसमें जो तोहफ़े हमारे सामने आए हैं उनकी जो कीमत है वो सिर्फ़ एक इलेक्शन ही है। एक इलेक्शन आप हार जाएं तो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ भी आप नबरदार जमा हो जाएं, आप अपनी मुखालिफ सियासी जमातों के ख़िलाफ़ भी शुरू हो जाएं और फिर आप रियासत के ख़िलाफ़ भी शुरू कर दें। ये अल्ताफ़ हुसैन और नवाज शरीफ की ट्रेनिंग चूँकि एक ही कोख से हुई थी और उनकी जो ये सियासी लोग तो नहीं हैं, ना ही इनका कोई सियासी विजन है। मैं सिर्फ जावेद लतीफ़ साहब को बताना चाहता हूँ कि आप और आपकी जो सियासी क़यादत आज अगर पाकिस्तान ना होता और आप जाती उम्रा में होते तो नवाज शरीफ साहब को तो जितना खाने पीने का शौक़ है वो तो कई गाय के गोश्त खाने के चक्कर में उनको जो है वो वहाँ पे पत्थर मार मार के उन्होंने फारिग कर देना था। तो इस नेमत के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करें। इलेक्शनों में हार जीत होती रहती है, नताइज आपकी मर्ज़ी के नहीं आए तो ये नहीं है कि आप मुँह उठा के रियासत के ख़िलाफ़ ही अपना एक बयानिया जो है वो शुरू कर दें। हम गद्दारी के सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान के लोग खुद फैसला कर सकते हैं कि इन लोगों की कीमत क्या है। एक इलेक्शन में मर्ज़ी का नतीजा ना आएगा हम बदल जाएंगे, एक इलेक्शन में मर्ज़ी का नतीजा आएगा हम सारे उस तरफ चले जाएंगे। ना इनकी कोई एक कहिए कि कोई पॉलिटिकल विजन है, ना इनकी सियासत का कोई मकसद है, ना ही इनका कोई असूल है जिसके ऊपर ये खड़े हों। हर लम्हा अपना असूल जो है वो तब्दील करते हैं। और जावेद लतीफ़ की जो ये सोच है असल में वो उसकी अपनी कोई सोच नहीं है। वो तो बेचारा एक शतरंज का मोहरा है, जो टेप रिकॉर्डर उसको किसी ने पढ़ाया उसने आके टीवी पे पढ़ दिया। असल सोच जो है ये उनकी है जो अल्ताफ़ हुसैन बनना चाहते हैं। लेकिन मैं उन सियासी नाबालिगों को कहना चाहूँगा कि अल्ताफ़ हुसैन बनने ज़रूर, लेकिन उसका अंजाम भी फिर अपने सामने रखें। वो भी लंदन से वापस नहीं आ रहा, आप भी लंदन से वापस नहीं आ पा रहे, और जो यहाँ पे हैं उनको शायद हम लंदन नहीं जाने देंगे। कोशिशें तो बहुत हैं, दिल भी बहुत है कि किसी तरीके से सारी कैंपेन ये है, पहले थी कि पापा बचाओ आप मुझे लंदन जाने दो। ये सारी मुहिम जो है इस तरह से नहीं मुल्क चला करते। मैं समझता हूँ नायब ने जो किया है मरीम नवाज शरीफ की जो बेल की कैंसलेशन, ये बड़ा मुस्तहसन इक़दाम है। और ये जो कदम था, देखें पाकिस्तान के जो लोग हैं और बशमूल हुकूमत, हमारा जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस दिन पार्लियामेंट के अंदर कहा, जुडिशरी और नायब के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, वो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में नहीं आते। लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि नायब जो केस शुरू करे और पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिश ये है उसको मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाए, क्योंकि केसेस होते हैं उसके बाद पता ही नहीं चलता वो केस किधर गया है। उससे आम आदमी का भी जो हमारे ऊपर भी उसका असर आता है, और लोग समझते हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी का या एहतसाब का जो बयानिया शिकस्त खा रहा है क्योंकि मुकदमात मंतकी इंजाम तक नहीं पहुँचे। हालांकि नवाज शरीफ और मरीम तो दोनों जो हैं वो कन्विक्टेड हैं, दोनों सज़ा याफ्ता हैं अदालतों से, लेकिन उनके बिहेवियर से यूँ ही लगता है कि जैसे वो पता नहीं कोई इनकलाबी
सोच लेके आए हैं। हालांकि इनकलाबी सोच उनकी यही है कि हमारे पैसे हमारे पास रहने दो, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। देखिए, जेलों में डालने का भी हमें शौक़ नहीं है। नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ या मरियम बीबी को हमें हमारा कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है। हमारी उनसे यही मुतालबा है कि या तो आप पाकिस्तान के पैसे वापस करेंगे या आप जेल काटेंगे, तीसरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो जावेद लतीफ़ से जो कहलवाया गया वो बड़ा नामुनासिब था। पाकिस्तान के लोगों को इसके ऊपर बड़ा गुस्सा है, हमें ख़ुद इसके ऊपर बड़ा गुस्सा है, और पाकिस्तान के अवाम ये चीज़ देख रहे हैं और इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि ये चीज़ काबिल कबूल जो है वो नहीं होगी। इसके अलावा हमारे दो बयानिए हैं जिसके ऊपर पूरी की पूरी तरीके इंसाफ की जो सियासत है वो दो चीज़ों के ऊपर जो है वो खड़ी हुई है। एक तो अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, और जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि हम समझते हैं कि नायब जो मुकदमात शुरू करे उसको मंतकी इंजाम तक ज़रूर पहुँचाए, और दूसरा शफाफ इलेक्शंस की तरफ। ये जो सेनेट के इलेक्शंस हैं इस पर जो बहस है तकरीबन सितंबर में शुरू हुई। सितंबर के आखिर में कैबिनेट ने अप्रूवल दी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कि सेनेट में ओपन वोटिंग लाई जाए। 28-29 अक्टूबर को ये जो असम्बली सेशन में ये पेश हुई, और उसके बाद हम मुसलसल ये कोशिश करते रहे कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का क्लॉज 24 है और फिर ख़ुद PMLN 2015 में जो कानून लेके आई थी, उन दोनों के तहत हम ओपन इलेक्शंस की तरफ जाएं। लेकिन बदकिस्मती से चूँकि इनकी सियासत किसी असूल पे नहीं खड़ी, उन्होंने फिर असूल बदल लिया और खुफिया राय दही की तरफ चले गए। जो इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शंस के ऊपर इस वक्त जो सारा उंगलियां उठ रही हैं वो अपोजिशन के किरदार की वजह से उठ रही हैं और इलेक्शन कमीशन के कोई किरदार अदा ना करने की वजह से उठ रही हैं। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन था, यानी अपोजिशन ने जो अपने असूल के ऊपर जो बात वो खुद कर रहे थे उसके ऊपर वो मुड़ गए और हमें इस सिचुएशन में जो है वो आ गए, और फिर इलेक्शन कमीशन का जो ना कोई किरदार अदा ना करने का जो फैसला था उसने भी बहुत नुकसान पहुंचाया। आज जो सारा इलेक्शन, जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ऐसे लगा कि जैसे कोई बकरा मंडी जो है वो लगी हुई है, वो इस वजह से हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे, हम सुप्रीम कोर्ट में गए, हमने कहा आर्टिकल 226 को अमेंड किए बगैर सियासी जमातों को ये हक दे दें कि वो वोट देख सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, 226 में अमेंडमेंट के लिए आपको आइन में तरमीम चाहिए और वो आप पार्लियामेंट से करवाएं। अलबत्ता आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार है कि वो टेक्नोलॉजी यूज़ करे और इस प्रैक्टिस का खात्मा करे। हम इलेक्शन कमीशन के पास गए और इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात बड़े तवज्जो से सुनी, और उसके लिए मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और मेम्बरान का बड़ा शुक्रगुजार भी हूँ। और लेकिन उसके ऊपर समहाउ पता नहीं क्या वजूहात थी, उसकी वजह से उन्होंने उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया। और आज हम देखते हैं कि जो सियासी जमातें इलेक्शन हारी हैं वो इसके ऊपर शोर मचा रही हैं। आज अगर इलेक्शन ओपन होता, सबके सामने होता, तो हमें इन मुश्किलात का जो है वो सामना ही ना करना पड़ता। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को जो किरदार अदा करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, और उसके बाद जो इनका जो किरदार था अपोजिशन का, उसकी वजह से इलेक्शन जो है वो शफाफ नहीं हो सके। अब तीसरे नुक्ते की तरफ मैं आना चाहता हूँ। पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की क्लॉज 24 की तहत ये था कि आप इलेक्शन ओपन कराएंगे, उसके ऊपर PMLN और पीपल्स पार्टी अपने वादे से मुकरे। अब क्लॉज 21 चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की कहती है कि हम मैंडेट का एहतराम करेंगे, जो हुकूमत भी आएगी उसको 5 साल हुकूमत करने का हक दिया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली लॉन्ग मार्च के करके वो इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की इस क्लॉज की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, अब देखिए मसला क्या आता है। ये जो पार्टीज़ हैं ये आइन में भी मर्जी की शिकों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन चाहती हैं, यानी वो शिकें जिससे अवाम की फलाह व बहबूद का ताल्लुक है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। मसलन सिंध में 1600 अरब रुपया गया है 2 सालों में। आइन कहता है कि वो इक्विटेबली खर्च होगा तमाम अजला में, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड नहीं हो रहा। आर्टिकल 140A लाजमी कहता है कि आप ये करेंगे, लेकिन
चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं मैं मातहत ही नहीं हूँ फेडरल गवर्नमेंट का, पैसे भी आप ले रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं मातहत भी नहीं हूँ और ना ही मैं जवाबदेह हूँ। लेकिन जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ भी यही हो रहा है, वहाँ पर भी जो लूट मार के ऊपर कंप्रोमाइज़ था कि आप हमारी लूट मार को चेक नहीं करेंगे, हम आपकी लूट मार को चेक नहीं करेंगे, वो प्रोविजन तो इम्प्लीमेंट हो गई। जो प्रोविजंस हैं कि जिसमें आईनी असूलों को एम्फेसिस किया गया है, उसके ऊपर जोर दिया गया है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। अब ये जो लॉन्ग मार्च है, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की आर्टिकल 21 की सरीहन खिलाफ वर्जी है और ये आर्टिकल 21 की ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसके ऊपर बेनज़ीर भुट्टो के साइन, इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब के अपने सिग्नेचर्स हैं और बेनज़ीर भुट्टो शहीद की ये जो पार्टी अभी बची कुछ पार्टी इंटीरियर सिंध के लिए इन्होंने पहले तो बड़ी मेहनत से जरदारी साहब ने एक ऐसी पार्टी को जिसको आप कहते थे चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर, उसको इंटीरियर सिंध की पार्टी बनाया और अब इनमें ये जुर्रत है कि ये बेनज़ीर भुट्टो के तय करदा असूलों को भी पामाल कर रहे हैं। अब ये भुट्टो की और बेनज़ीर की तो पार्टी ही नहीं रह गई, ये तो अनफॉर्चुनेटली पता नहीं किस और जगह के ऊपर ट्रांसफ़र हो गई है। आज अगर वफाक की कोई जमात है, जो ये लेगेसी थी कि वफाकी जमातें होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, आज वफाक की जमात सिर्फ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आप सेनेट का नतीजा उठा करके देखिए, एक ही पार्टी है जिसको चारों सूबों में जिससे सेनेटर्स हैं, PMLN बलूचिस्तान 0, सिंध 0, खैबर पख्तूनख्वा 0, पीपल्स पार्टी पंजाब 0, खैबर पख्तूनख्वा 0, बलूचिस्तान 0। वाहिद जमात है इस वक्त पाकिस्तान की और वाहिद लीडर है इमरान खान, जो कि चारों सूबों की यकजहती की अलामत है। वो आज पाकिस्तान की वफाक की अलामत है और हमारी अगर वफाकी हुकूमत भी आप देखिए कि इस झंडे में हमने सभी इलाकों के रंग जो हैं उनको समोया है। इस ये जो गुलदस्ता हमने बनाया है, इसमें सारे सूबों के लोग जो हैं वो शामिल हैं और यही एक वफाकियत की अलामत है जो ये हुकूमत जिसका इज़हार कर रही है। सो आज जिस तरीके से मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस वक्त एक मौका है, अपोजिशन को मैं ये कहना चाहूँगा, सियासी नाबालगों के हाथों में अपनी जो सियासत है उसको गिरवी ना रखें। मरियम नवाज़ का और बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान की सियासत का कोई तजुर्बा नहीं है। जो बड़ी लीडरशिप है इस पार्टी के अंदर, उनको पॉलिसी साजी अपने हाथों में लेनी चाहिए और पाकिस्तान के मुफाद में फ़ैसले करें। लॉन्ग मार्च कैंसिल करें। उसकी वजह यह है कि जिस तरह अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने आपके सामने रखा, हमारी खुशकिस्मती है कि कोविड के अंदर भी हमने अपनी मईशत को बचाया है। हम इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। हमारे साथ बैठिए, बड़े रिफॉर्म्स के ऊपर बात करिए, हमारे साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर सबसे पहले आप आएँ और हमारे साथ बैठें। हम अभी भी इलेक्शन जो है हम चाहते हैं जो मुस्तकबिल के इलेक्शंस हैं उनको साफ शफाफ बनाते हैं। स्पीकर साहब जो हैं उसके ऊपर कमेटीज़ बनाने को भी तैयार हैं। हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स डॉक्टर बाबर अवान साहब उसके ऊपर भी वो भी काम कर रहे हैं, अली मोहम्मद साहब उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सो हमारी लॉ मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट्री डिवीज़न और स्पीकर सेक्रेटेरिएट सारी उसके ऊपर जो है वो बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं, आगे बढ़ाने को भी मामला तैयार है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत के मैंडेट को तस्लीम करके आप आगे बढ़ें। अगर आप हुकूमत के मैंडेट को तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर उसके नतीजे में आपकी अपनी सियासत ख़त्म हो रही है। आप पहले किसी सूबे से पहले ही देखिए ना, अभी भी जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप तो रीजनल पार्टीज़ हैं, आपकी कोई एक वफाकी हैसियत तो नहीं है। सो अगर रीजनल हैसियत है, आप उससे भी छोटा होना चाहते हैं अपनी सियासत से, तो आपकी मर्ज़ी है। हम बारह समझते हैं हम एक जमहूरी पार्टी हैं, एक वफाकी पार्टी हैं, उसकी हैसियत से हमारा दिल भी बड़ा है और डिस्पाइट ऑल ऑड्स जो कुछ आप लोगों ने किया, सिर्फ एक चीज़ है जिसके ऊपर मुज़ाकरात कतई नहीं हो सकते और वो है केसेस के ऊपर जो आपकी लीडरशिप के ऊपर है। उसके ऊपर भी हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। हम आपको जेलों में नहीं भेजना चाहते। पैसे पाकिस्तान के लोगों के हैं, इमरान खान के, शिबली फराज के, फवाद चौधरी के हमारे ज़ाती पैसे नहीं हैं। आप पैसे पाकिस्तान के लोगों के वापस करें, प्री बारगेन करें, आराम से हमारी तरफ से लंदन में रहें, स्विट्ज़रलैंड में रहें, हमारी जान छोड़ें
और उसके बाद, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा तू, आप पैसे भी ना दें, जेल भी ना जाए, चॉइस आपकी अपनी है। बहुत शुक्रिया। सर ये जो हालिया 4-5 दिनों में असेंबली इलेक्शंस के बाद भी और अंग्रेजों के खिलाफ जो एतमाद की तहरीक थी, उसके बाद आप समझते हैं कि जो पीडीएम में एक हाई क्रिएट हो रही थी पीडीएम की वजह से मुल्क में, उसमें कोई फूट पड़ने का इम्कान है तमाम जमातों में, या आप समझते हैं कि हालात मजीद सियासी तौर पर गर्म रहेंगे? देखिए जी, ये तो बड़ा वाज़ेह हो गया है कि जो पीडीएम है, ये हमने पहले भी कहा था और इसका ये साबित हुआ है कि पीडीएम एक ऐसा एक अकट है जिसका आपस में कोई जोड़ बनता ही नहीं है, और वो हर ओकेजन पे पता चला है, हर दफ़ा पता चला है कि उनकी जो इस्तीफ़ों पे जो उनके आपस में इख्तिलाफात थे जिसमें सामने आए, फिर इसी तरह लॉन्ग मार्च पे उनमें इख्तिलाफात सामने आए, और फिर ये जो इलेक्शन हुए हैं, ख़ास तौर पे जो आखिरी इलेक्शन हुआ है, इससे तो साबित यही हुआ है कि इन्होंने पीपल्स पार्टी ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है, और पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजल रहमान के, क्योंकि जो नताइज के जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के जो नताइज हैं उससे यही ज़ाहिर होता है कि उन्होंने मौलाना हैदरी को यानी फजल रहमान ग्रुप को उन्होंने रिजेक्ट किया है। तो जब इस तरह के बदनीयतों पे मबनी एक अकट हो तो जाहिर है कि वो उसकी तो साख रोज़ बरोज़ ख़त्म होती है, वो हो गई थी। वो उन्होंने एक नेशनल असेंबली की सेनेट सीट पे समझा कि ये दोबारा उनकी उसमें कोई जान आ गई है, लेकिन वो एक आइसोलेटेड सा वाक़या था, और जो सेनेट के इलेक्शंस हुए उससे साबित हो गया है कि ये आपस में अब टूट फूट का शिकार होंगे। और अभी जो ये फिर इस्तीफ़ों की बात कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान, तो पीपल्स पार्टी उसका डिफरेंट ओपिनियन है, और जो PMLN है उसने तो एक ऐसा बयानिया शुरू किया है जिसके कि उसकी अपनी पार्टी में भी, अपनी जो उनका जो अलायंस है उसमें भी उसको कोई पजीराई नहीं मिल रही। तो ये एक जो इसकी जो आखिरी कील थी वो ठोक दी गई है। सीएम पंजाब गुजरात साहब की बड़ी नेगेटिविटी इशू होती है, लेकिन ये जो आपने कोविड का बताया, मेरी फैमिली लाहौर में रहती है और वाकई वो जो एक्सपो सेंटर जोहर टाउन में इस वक्त सर्विसेज प्रोवाइड करे वैक्सीनेशन की, दैट इज ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। हर बंदा उसकी तारीफ कर रहा है। मुझे ये बताइए कि इसकी क्योंकि एक नेगेटिविटी है वैक्सीन लगाने की, तो आप एक कंपेन क्यों नहीं शुरू करते जिसमें सेलिब्रिटीज को जो है वो ये वैक्सीन लगाई जाए, ताकि वो आके टीवी पे लोगों को बताएं कि इसके ऊपर लगाने से वैक्सीन से कोई रिएक्शंस नहीं होते। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए इंडिया में जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो वैक्सीनेशन बनाना शुरू कर रही है, जबकि पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बड़ी अच्छी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, तो वहाँ पे भी ये वैक्सीन शुरू कीजिए। और फवाद साहब से मेरा ये सवाल है कि PTI आई थी एहतसाब के नाते पे और इमरान खान साहब कहते भी NRO नहीं देंगे, लेकिन हमने 2.5 साल से ये देखा कि मुल्ज़मान जो है वो जेलों के चक्कर लगा के वापस आ गए और बड़ा दबंगे बांध जो है वो तकरीरें कर रहे होते हैं, कोर्ट के बाहर भी खड़े हुए। तो क्या आप नहीं समझते कि नैब की जो प्रोसिक्यूशन है उसको थोड़ा सा उस लेवल पे लाया जाए जिस लेवल पे मुल्ज़मान के वकला होते हैं जो कि बड़े हैवी वेट होते हैं? पहले जी मैं वैक्सीनेशन का क्विकली बता दूं कि देखें जी, जिस तरह की ये कोविड हुआ था और जिस तरह से पाकिस्तान ने और हमारी हुकूमत ने और बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस एक क्लैरिटी के साथ, जिसमें कि उन्होंने एक बैलेंसिंग की कि रोज़गार को भी बचाना है और जानों को भी बचाना है, जो कामयाबी वो मिली उसकी इंटरनेशनल हमें आलमी सतह पर उसकी तारीफ़ें हुई। और जो पंजाब में जो वैक्सीनेशन का जो शुरू हुआ है, और आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एक बड़ी ही इफ़ेक्टिव, देखें उन लीडरशिप का पता कहाँ पे चलता है जब इस किस्म के क्राइसिस आएँ। मतलब है कोविड जिसमें कि दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें, बड़ी बड़ी लीडरशिप्स फेल हो गई, लेकिन हमारी चूँकि इसमें एक जज्बा जो कि ईमान का है, नेकनियती का है और क्लैरिटी है जो लीडरशिप की है प्राइम मिनिस्टर साहब की, उसकी वजह से हमें बड़े मुस्बत नताइज मिले हैं। और ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इसको हम चाहते हैं कि ये इसी मॉडल को जो कि पंजाब हुकूमत ने जिस पे अमल पैरा है उसको बाकी पूरे मुल्कों में भी उतनी ही पेशावराना तरीके से हम करें। तो मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि पंजाब हुकूमत को बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक है और उन्होंने ये बड़ा इफेक्टिवली ये काम कर रहे हैं। ये
दो बातें आपकी, एक तो ये कि वैक्सीन पाकिस्तान में क्यों नहीं बन रही। देखिए, ये जो सीरम इंस्टीट्यूट है हिंदुस्तान का, ये तकरीबन 35 साल पुराना, और ऑब्वियसली आई हैव ऑल एडमायरेशन फॉर इंडियन साइंटिस्ट्स, और वहाँ पे जो लोग इस रिसर्च में इन्वॉल्व हैं बहुत वो ब्रिलियंट माइंड्स हैं, एंड आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर दोज पीपल। लेकिन होता यह है कि ये एक बड़ा लंबा, जिस तरह से मैंने आपको बताया, एक तवील प्रोसेस है वैक्सीनेशन का। अभी भी जो हमारी ये जो वैक्सीन्स है इसके ऊपर मुसलसल रिसर्च हो रही है और ये इम्प्रूव हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर तो हमने 1971 के बाद हमारी जो सिविल रिसर्च है वो तो बिल्कुल ही हमने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। और मैं आपको ये भी बताऊं कि पिछले जो 2008 में जाके जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत गई थी तो हम 0.64% अपना साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च कर रहे थे जीडीपी का। जब 10 साल नवाज शरीफ और जरदारी साहब के रहे हैं, इसमें ये खर्चा, पाकिस्तान वॉज प्रोबेबली द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना बजट आधा कर दिया, और हम 0.24% के ऊपर आ गए। अब आकर के पिछले 2 सालों में इमरान खान साहब ने ये मेहरबानी की है, और इस हुकूमत का ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ, लैंडमार्क है कि हमने अपनी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट है उसमें तकरीबन 10 गुना इजाफा किया है। और ये जो प्रोसेसेस हैं ये लंबे प्रोसेस हैं जिसमें एक टाइम रिक्वायर्ड है, लेकिन इंशाल्लाह हम उसमें पहुंच जाएंगे। और अगर हिंदुस्तान में अगर मोदी साहब जैसी एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट ना होती और एक इंतहा पसंद हुकूमत ना होती जिसने हिंदुस्तान का भी बेड़ा गर्क किया है और पूरे रीजन का भी बेड़ा गर्क किया है, तो हम तो सार्क के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक कोलैबोरेशन कर सकते थे ये सारी वैक्सीन्स के लिए, जिसका जनूबी एशिया के खित्ते के लोगों को बड़ा फ़ायदा होता। बट बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि मोदी साहब ने ना सिर्फ ये कि अपनी हिंदुस्तान की लीडरशिप का बेड़ा गर्क किया एक इंतहा पसंद हिंदुआता की डॉक्ट्राइन के ऊपर, बल्कि साउथ एशिया का बेड़ा गर्क किया। इक्विपमेंट भी जो बनाया आपने, एक्सपोर्ट इक्विपमेंट, हमारा अपना इक्विपमेंट तो हमने 4 महीनों में जो हम एक नेट इंपोर्टर से हम एक नेट एक्सपोर्टर हैं। अब पाकिस्तान एक मेजर एक्सपोर्टर ऑफ कोविड मटेरियल। दूसरी बात जो आप नैब की, देखें ये बात बिल्कुल सही है, नैब के पास वसाइल की भी कमी है और उनका जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं कि वो इतने केसेस को डील कर सकें। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले दिन से इस बात के ऊपर जोर दिया है नैब के ऊपर कि आप अपना दायरा वसी ना करें, आप अपना दायरा महदूद रखें और सिर्फ बड़े केसेस के ऊपर तवज्जो दें ताकि जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट है। और अगर आप अपने वसाइल को थिन आउट कर देंगे, इतना हम ज़्यादा बढ़ा देंगे, फिर कहीं पर भी आपको कामयाबी नहीं होगी। लिहाजा उसी असूल के ऊपर अमल करना चाहिए। सर मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि लॉकडाउन का ऐलान किया गया और दूसरी जानिब 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, तो उस हवाले से गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी रहेगी कि कोविड केसेस जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं और ऐसे में लॉन्ग मार्च एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है वहाँ के लिए। दूसरा सवाल मेरा ये है कि तालीमी इदारे जो हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं और तलबा की तालीम सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है कोविड केसेस की वजह से। जब इंक्रीज होते हैं तो सबसे पहले तालीमी इदारे बंद होते हैं। इस हवाले से गवर्नमेंट कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी क्यों नहीं बनाती, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस वाली जो स्ट्रेटजी थी वो बुरी तरह से नाकाम हुई और शक्कर महमूद साहब जो है उस पर कोई अपना वाज़ेह उत्तर भी नहीं दे सके और उसको हैंडल नहीं कर सके। तो गवर्नमेंट इस पर क्या करेगी, क्योंकि 1 साल तलबा का ऑलरेडी ज़ाया हो चुका और अगर इस साल भी यही सिचुएशन रही तो यकीनी तौर पर ये साल भी तलबा का जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो इस हवाले से क्या स्ट्रेटजी है आपकी? देखिए, जहाँ तक कि इस ऑनलाइन क्लासेस का ताल्लुक़ है, जहाँ तक कि जो स्कूलों का है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो बच्चों का जो एक एकेडमिक ईयर है उस पर बड़ा बुरा असर पड़ा है। और इसमें हमारी यही हिकमत अमली थी कि जिस तरह के हमने रोज़गार और ज़िंदगियों का एक बैलेंस रखा, हमने जो एजुकेशन है उसको भी हमारी पूरी भरपूर कोशिश थी कि ये भी मुतासर ना हो, लेकिन कुछ उसमें हमें कामयाबी हुई है और कुछ जो है तो जब ये जो इसका जो ट्रेंड था वो नीचे की तरफ जा रहा था तो जाहिर है कि उसमें एक कंप्लेसेंसी सी आ गई आम लोगों में भी और जनरली, और पेरेंट्स की भी ये ख्वाहिश थी कि दोबारा जो है तो बच्चे स्कूल जाना शुरू कर दें। मेरा ख्याल है कि शफकत महमूद साहब भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसके लिए हमने कई ममालिक के साथ हमने MOUs भी साइन किए, अरेंजमेंट्स भी की, वर्ल्ड बैंक के साथ भी,
लेकिन इसको पूरी मुल्क की सतह पर एक ऐसे इंटरनेट के निज़ाम को फैलाना ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन शफ़क़त महमूद साहब की मिनिस्ट्री उस पर दिन रात काम कर रही है और हम यही समझते हैं कि अभी ये जो दोबारा स्कूल बंद हुए हैं तो इसमें जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी कि क्या क्या हमने स्टेप्स लिए हैं कि ये कम से कम नुकसान पहुंच सके हमारे जो तालीमी जो साल है। आखिरी सवाल जी, पीडीएम देखें, कैंसिल कर देगी। मुझे उम्मीद तो उनसे कम ही होती है अच्छे काम की, लेकिन मुल्क की इंटरेस्ट में वो उनको एक चांस मिलता रहता है कि कम से कम इस सिचुएशन में जहाँ के जानों का ताल्लुक है उसमें तो वो कम से कम मुल्क की इंटरेस्ट का ख्याल रखें और अपने ये जो एक नाकाम रिकॉर्ड जो है उसको बार बार चलाने की कोशिश कर रहे हैं उससे वो इज्तनाब करें, क्योंकि मिलना कुछ भी नहीं है। वैसी उनकी मज़ीद, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जो थोड़ी बहुत उनकी एक जो शनाख्त सी रह गई है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये बताइए कि पंजाब में 2,35,000 लोगों को जो हेल्थ वर्कर्स हैं इनको वैक्सीन जो थी लगी थी, लेकिन अभी तक एक माह 10 दिन के दौरान जो है 1,60,000 जो वर्कर्स हैं उनको ही ये वैक्सीन लगी है। तो क्या वैक्सीन का अमल पंजाब में स्लो है? क्योंकि गुलजार हुकूमत की तो काफ़ी तारीफ की जा रही है, लेकिन उनको ये जो वैक्सीन है हेल्थ वर्कर्स की ये अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। देखें, बात यह है कि जिस तरह आपको मालूम है कि जो ये वैक्सीन्स हैं ये इसकी पूरी डिमांड इंटरनेशनली डिमांड है और वो ममालिक जो कि साहिब हैसियत हैं, वो ममालिक जिन्होंने कि इस पे काम भी किया हुआ है और जिन्होंने ये प्रोड्यूस भी किए हैं, जो बड़े बड़े ममालिक हैं, रशिया हो गया, चाइना हो गया, यूरोप, अमेरिका, वो उनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाया है जिसमें कि ज़ाहिर है कि जिन ममालिक में ये हो रही है और इसकी कीमत भी कोई इतनी सस्ती नहीं है, लेकिन हमारी हुकूमत ने पहले ही इसके लिए कोई $120 मिलियन के करीब वक्फ किए थे और हमारी पहली कोशिश यही है कि जो फ्रंट लाइन लोग हैं, ज़ाहिर है कि किसी भी डिस्क्रिमिनेशन, देखें हमारी पार्टी में अगर हमारी जो हुकूमत है उसमें यही है कि ज़ाहिर है कि हर एक की फैमिलीज भी हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर साहब से लेकर और हमें किसी ने भी ना कोई हम सिफारिश मानते हैं। हमारा जो मौक़िफ़ है वो यही है कि जो हमने जो एक पैरामीटर्स बनाए थे, जो एक तरकीब बनाई थी जिसमें कि जो हेल्थ वाले हैं उनको पहले, उसके बाद जो है जो 65 साल वाले हैं और इस तरह, तो अभी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो नई खेप आएगी उससे भी एक ज़्यादा, एक तो जो वो 65 साल का था वो भी उसको भी नीचे ले आएंगे और उसमें देखें हमारा तो ख़ास तौर पे हमने कल भी बात की है इस पे और अपने जो हेल्थ मिनिस्टर उनसे बात हुई है कि आप लोग भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, आपको भी उसमें शामिल किया जाए, क्योंकि आप हर जगह पे होते हैं और आपको अपनी जो पेशेवराना जिम्मेदारी हैं उसको परफॉर्म करते हुए आपको भी उसकी ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह इट्स मैटर ऑफ डेज़ और वीक और 10 डेज़ जब नई खेप आएगी तो उसी ऑर्गेनाइज तरीके से जिस तरह के पंजाब में हो रहा है वो पूरे मुल्क में इंशाल्लाह होगी। शबीर साहब और फवाद साहब, मेरा आपसे दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक ये बताइए, आप दोनों वाकई समझते हैं कि पंजाब में गवर्नेंस बड़ी आइडियल है और गुलजार साहब बड़े आइडियल मुंतजिम के तौर पे किरदार अदा करें और उनको तब्दील नहीं होना चाहिए? तो ये बता दीजिए, आप दोनों पोलिटिकल वर्कर्स हैं। दूसरी मुझे ये फरमाइए कि फवाद साहब आपने जो ऑफर किया अपोजिशन को, बड़ी पॉजिटिव जेस्चर है गवर्नमेंट की तरफ से, माजी में भी इस तरह का पॉजिटिव जेस्चर आपकी तरफ से आता रहा है, लेकिन एक एतराज़ उठाया जाता है रहा है क्रिटिक्स की तरफ से भी, अपोजिशन की तरफ से, कि आप तो एक पोलिटिकली इंगेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हैं वो आके ऐसी तकारीर कर देते हैं जिसकी वजह से वो जो इंगेजमेंट अपोजिशन की वो हो नहीं पाती। तो क्या प्राइम मिनिस्टर खुद भी किसी लेवल पे ये जो पेशकश है बड़े इशूज़ के ऊपर, नेशनल इशूज़ के ऊपर, इकॉनमी का होगा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का होगा, और दूसरे उन पे प्राइम मिनिस्टर खुद भी किसी टाइम पे आगे बढ़ेंगे और अपोजिशन को दावत देंगे? ये नहीं, देखिए ये तो बात बिल्कुल ही गलत है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आखिरी अपनी तकरीर की थी पार्लियामेंट के अंदर इससे पहले, उसमें पीएम साहब ने ये कहा था कि आइए आप हमारे साथ बड़े रिफॉर्म्स के ऊपर बैठें और बात करें। ये प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ऑफर है। ये तो जो चूँकि जब वो बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की,
उसके ऊपर अपोजिशन को, जब भी वो चोर डाकू कहते हैं कि मैं चोरों डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा, अपोजिशन को लगता है हमें कह रहे हैं। अब ये तो उनकी पता नहीं क्या सोच है। वो तो अकाउंटेबिलिटी की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन इसके ऊपर तो देखिए उन्होंने हमेशा मुस्बत जेस्चर रखा है, हुकूमत ने मुस्बत जेस्चर रखा है, और इसके ऊपर जो है वो हम बिल्कुल जो है वो तैयार हैं। और एक चीज़ मैं कहना भूल गया था कि वो हमारे दोस्त हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने CCTV की जो वायरिंग जो है वो सारी ख़राब कर दी है स्पाई कैमरा कह के, तो उनको हम 54,000 रुपये का बिल भिजवा रहे हैं। जो उन्होंने सारी जो CCTV की जो अपना सेनेट का उखाड़ के और जो है वो सामने रख दिया है, वो मैंने जो है वो पता कराया अपने तौर के ऊपर, वो वैसे नुकसान तो कोई 60,000 रुपये का हुआ है, 60-62,000 रुपये का। रिलेटेड शाजिया मरी का बयान है कि पार्लियामेंट को जो 2-3 दिन के लिए बंद करने का फैसला किया गया, ये बेसिकली कोरोना की, तो शाजिया बल्कि वो सबूतों को मिटाने के नहीं, तो शाजिया मरी जाके अपने चैम्बर में बैठ जाएं, 2 दिन में पता चल जाएगा कोरोना की वजह से बंद किया या इसकी वजह से। सर फिलहाल से बात कर रहा हूँ रेडियो न्यूज़ नेटवर्क से। पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो SCO है, जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है, वो बताइए आपकी बात कि आप जानते हो हमको तजिया निगार तो नहीं होना जी। तो ये SCO गवर्नमेंट रन इदारा है, सिविल गवर्नमेंट इदारा है या मिलिट्री रन इदारा है, आप ये बता दीजिए। दूसरा, आपने जो अभी बात की कि मईशत बेहतर हो गई, अभी जो हमारे दोस्त बशीर चौधरी साहब ने सुबह ट्वीट किया है कि 2018 में चीनी की कीमत 53 रुपये थी, अभी 100 रुपये है। 2018 में आटा 46 रुपये, इस वक्त 85 रुपये किलो, पेट्रोल 65 रुपये, अभी इस वक्त 2021 में 110 रुपये, डॉलर जो है 105 से 170 रुपये पहुंच गए हैं, रोटी की कीमत तो 8 रुपये से, महंगाई है यानी महंगाई है ना। जी जी करें जी, करें यार, करें जी, करें। रोटी उस वक्त 2018 में 8 रुपये, आज 15 रुपये पहुंच गई है, और ग्रोथ रेट जो है उस वक्त 4.5 था, आज मनफी 0.4 है। तो उस मईशत का क्या फायदा कि वो इस हद तक पहुंचने, कैसे माने कि मईशत बेहतर हो रही है। तीसरा सवाल मैं करता चाहूँ कि आपने कहा कि वो अपोजिशन नहीं मानती है, जब रिजल्ट अपने हाथ में आते हैं तो अपोजिशन मानती है। क्या फर्क रह गया जब पहले जब जो ऑफिशियल आप नहीं जीते थे तो आपने वही किया, आज अपोजिशन वही कर रही, तो फर्क क्या है? थैंक यू। देखिए जी, पहले तो जो इकोनॉमी की बात है, और जब हम ये कहते हैं वो तो कोई एक हमारी एक ऐसी सिर्फ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है जिसमें हम ये कर रहे हैं, ये तो सारे जो इकोनॉमी के मईशत के जो अशारिये हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि एक चीज़ होती है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, यानी कि जो बुनियादी आपकी जो जनरल सेहत है आपकी इकोनॉमी की, वो जो है तो आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू हो गए हैं दोबारा। दूसरा ये है कि आपने जो ये लिस्ट बताई, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये आप एक महंगाई की बात कर रहे हैं आप, और महंगाई का ताल्लुक जो है वो जाहिर है कि एक तो इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से होता है, डिटरमिन करता है, बिकॉज ऑयल प्राइस अगर बढ़ जाए तो आप किस किस चीज़ की सब्सिडी देंगे। अगर ऑयल की वजह से बिजली महंगी हो गई है, जाहिर है वो आपको पता है। अगर आप दालें इंपोर्ट करते हैं, आप घी इंपोर्ट करते हैं, पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं, तो वो जितनी भी, यहाँ तक कि खुश्क दूध भी इंपोर्ट करते हैं। अब हमारा सवाल तो यही बनता है कि जो माजी की हुकूमतें थीं जिन्होंने के बजाय इसके कि लोकल पैदावार, चाहे वो दालें हों, चाहे वो पाम ऑयल हो, चाहे वो और जो चीज़ें हो सकती थी, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन वो नहीं हुई, जिसकी वजह से हमें कई आइटम्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं। उन्होंने एक्सचेंज रेट को एक बड़े ही मसनूई लेवल पे रख के इस मुल्क की इंडस्ट्री को जितना नुकसान पहुंचाया, उसके समरात हम आज भुगत रहे हैं। क्योंकि जब डॉलर महंगा हुआ, जाहिर है कि हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट था उसको जिस कामयाबी के साथ हमने उसको नीचे लाए, तो उससे यही जाहिर होता है कि हम जब कहते हैं कि माजी की हुकूमतों ने इस मुल्क को ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसको कि रिकवर करने में बड़ा टाइम लगेगा, तो
जो महंगाई है वो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब की सबसे इस वक्त अवलीन तरजीह है कि हम जितना भी वो कर सकें। ज़ाहिर है कुछ चीज़ें सस्ती भी हुई हैं, लेकिन जो चीज़ें आपने जिसका जिक्र किया है उसमें वेदर का भी इफ़ेक्ट है। ये जो एनवायरमेंटल क्राइसिस इंटरनेशनली हुए हैं जिसमें कि बारिशें का गलत टाइम पे होना, गंदम की पैदावार, इस किस्म की चीज़ें ये तो हैं और इसी पे ही हम काम कर रहे हैं। हमारी जो इस वक्त पूरा फोकस है वो यही है कि हम कितनी जल्दी हम आवाम को रिलीफ दे सकें महंगाई की सूरत में। लेकिन आपको खुशी होनी चाहिए कि आपकी जो जनरल सेहत है, ये कहना कि आप कह रहे हैं कि जी इकॉनमी बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो आम आदमी है उसके लिए वो है महंगाई एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। लेकिन ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी जो आपने जो ग्रोथ की बात की, तो अगर आपको याद हो कि जब आदमी बीमार होता है तभी किसी डॉक्टर के पास जाता है ना, क्यों कि जब जो ही PMLN की हुकूमत ख़त्म हुई तो हमें IMF की तरफ रुजू करना पड़ा। अगर इकॉनमी इतनी अच्छी जा रही थी तो क्यों जो मिफ्ता इस्माइल जो कि आखिरी कोई 25-30 रोज़ के लिए या 1 महीने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, उनकी जो तकरीर है नेशनल असेंबली में वो रिकॉर्ड पे है, जिसमें उन्होंने ये इतराफ़ किया था कि जो इकॉनमी की हालत है वो इंतहाई बुरी है और हमें IMF की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये दावे कि जी 5.8 थी या 5.6 थी, ये बुनियादी तौर पे एक आर्टिफिशियल उन्होंने एक वो बनाई थी इकोनॉमिक फिगर्स को करके। लेकिन अभी जो है हम रियल, और अगर आप हमारे रीजन के, हमारे पूरे खत्ते की आप अगर ग्रोथ को देखें तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो यही कह रहे हैं कि ये तो अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ये जो स्ट्रेटजी है कि जिसमें कि कारोबार को फुल नहीं और स्मार्ट लॉकडाउन के ज़रिए हमने इकॉनमी को पहिए को जारी रखा, और वो लोग जो कि बिल्कुल ही जो दिहाड़ी के मजदूर होते हैं उनको हमने एक स्टेट ने और रियासत ने और हुकूमत ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जो कि पहले कभी भी ये होता नहीं था कि जो गरीब आदमी है उसके बारे में पहले सोचा जाए। डाउन से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अपने अहकामात जो भी वो जो भी हमारी वो है रिफॉर्म्स हैं वो भी कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पूरी इकॉनमी है, आप तरसीलात दे लें, एक्सपोर्ट ले लें, आप एक्सपोर्ट्स भी आलमी उसमें तनाजुर में जिसमें कि कोविड ने बहुत तबाही मचाई है, उसमें ज़ाहिर है आपके ख़रीदार तो बाहर ही के लोग हैं ना, एक्सपोर्ट्स तो ही होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको उस रिदम को बरकरार रखा है, और इसी तरह हमारी जो तरसीलात हैं वो भी बढ़ गई हैं। वो क्यों बढ़ी हैं? इसलिए कि तमाद है मुल्क में। हमारा जो रोशन डिजिटल अकाउंट है उसमें भी $670 मिलियन आ चुके हैं। इसी तरह और जो हमारे जो रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के, हमने स्टेट बैंक को मज़ीद इंडिपेंडेंट किया है, उसको ज़्यादा रीइंफोर्स किया है कि वो अपने जो इन्फ्लेशन जो कि बुनियादी एक उसका एक ज़िम्मेदारी होती है स्टेट बैंक की कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम यही तो रोना रोते हैं कि इस मुल्क में सिवाय सड़कें और पुल बनाने के, वो भी इसलिए कि इसमें ये बड़े आइटम होते थे जिसमें कि बड़ी बड़ी कमीशंस मिलती थी, ये उस वजह से की गई। लेकिन ना हेल्थ पे तवज्जो दी गई, ना एजुकेशन पे दी गई, ना ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए, ना साइंस टेक्नोलॉजी पे किए। ये तो कई को मिनिस्ट्री का ये फवाद चौधरी साहब के आने के बाद पता चला है कि ये भी एक मिनिस्ट्री है, जिस तरीके से इन्होंने इस मिनिस्ट्री को उठाया है। तो हम तो पूरी एक ऐसी लेगेसी के साथ, लेगेसी से नबुर्दाज़मा है जो कि सिर्फ और सिर्फ उसने इंपोर्ट्स पे अपना इन्हिसार किया और इदारों को डिसफंक्शनल किया। हमने सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन को किस तरह से रिवैम्प किया है, हमने स्टेट बैंक को, हमने FBR को, और ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उसको भी हमने वो किया। तो ये तो एक बड़ा मुल्क है, इसके बड़े कॉम्प्लेक्स मसाइल हैं, लेकिन उसको हम बड़ी उसके साथ एक तरतीब के साथ हम आगे जा रहे हैं। ठीक है।